हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन पॉइंट। आज का टॉपिक हमारा गुप्त काल में साहित्य। साहित्य से मतलब होता है जो बुक्स लिखी जाती है। साहित्य वही होता है, बुक्स वगैरह लिखी जाती है, वो साहित्य। वो हम पढ़ेंगे गुप्त काल में कितना विकास हुआ उसका। गुप्त काल में संस्कृत साहित्य का विकास बहुत ज्यादा हुआ। इस ज्ञान विज्ञान के अनेक विधाओं में साहित्यिक ग्रंथों की रचना की गई। देखो, गुप्त काल में संस्कृत साहित्य जो था वो उसका बहुत ज्यादा विकास हुआ, और ज्ञान विज्ञान की जो विधाएं थी जिनसे ज्ञान विज्ञान मिल सकता था, उन सभी विधाओं में साहित्य जो था उन ग्रंथों की रचना हुई। ठीक है। उसके बाद ब्राह्मण धर्म के विकास के साथ संस्कृत भाषा भी सजग और प्रगतिशील हो उठी और उसका प्रयोग और प्रभाव बढ़ा। देखो, ब्राह्मण थे उनको संस्कृत अच्छे से आती थी। जब ब्राह्मणों का विकास हुआ गुप्त काल में, तो संस्कृत भाषा का भी विकास हुआ और उसका प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ा। वैसे इस भाषा के विकास के संकेत में रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलने लगते हैं कि जो संस्कृत भाषा है जो शुरू हुई, उसका जो विकास हुआ वो रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलते हैं। लेकिन गुप्त काल में इस भाषा को गौरव का स्थान मिला और वह राज की भाषा के पद पर आसीन हो गई। विकास तो हमें रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चल गया, लेकिन जो संस्कृत भाषा थी उसका गौरव और उसको जो राजकीय भाषा बनाई गई थी वो गुप्त काल में बनाई गई थी। ठीक है। गुप्त काल के अभिलेख ललित और काव्य में संस्कृत में लिखे गए। ललित का मतलब होता है सुंदर और बहुत ज्यादा सुंदर और मनोहर टाइप का ना। काव्य में मतलब बहुत ज्यादा मतलब लय वय के साथ बनाए गए जो बुक वगैरह लिखी गई हैं। सिक्कों तक के ऊपर संस्कृत के छंद वंद लिखे अंकित हैं। सिक्के जो होते थे उसके ऊपर भी छंद लिखे होते थे, लेकिन वो संस्कृत भाषा में ही लिखे थे। यहाँ तक कि बौद्ध और जैन विद्वान भी प्राकृतिक जो भाषा होती थी उसके बड़े समर्थक थे। संस्कृत के वैभव और सौंदर्य को स्वीकार कर अपने ग्रंथों की रचना संस्कृत में करने लगे। जो बौद्ध और जैन विद्वान थे वो प्राकृतिक भाषा के समर्थक थे, लेकिन जैसे संस्कृत भाषा का वैभव बढ़ा, उसका ज्ञान बढ़ा, उसका प्रचार प्रभाव बढ़ा, तो जो बौद्ध और जैन विद्वान थे उन्होंने जो अपनी रचनाएं की थी वो संस्कृत में करने लगे थे उसके प्रभाव को देख के। पुराणों और महाकाव्य रामायण तथा महाभारत को अपने अंतिम रूप में गुप्त काल में तैयार किया गया था। मनुस्मृति के बाद की प्रमुख स्मृतियां नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति इस काल की प्रतीत होती हैं। ये जैसे मनुस्मृति मैन है, ठीक है, उसके अलावा जो स्मृतियां हैं वो इस काल की प्रतीत होती हैं। कामनंदक द्वारा रचित नीतिसार तथा वात्स्यायन का कामसूत्र भी गुप्त काल की रचनाएं हैं। जैसे कामनंदक, याद रखना, कामनंदक जिसके रचयिता कामनंदक, इनके द्वारा जो रचित वो लिखी गई थी, बुक लिखी गई थी नीतिसार, और वात्स्यायन का कामसूत्र, वात्स्यायन का जो कामसूत्र है वो भी गुप्त काल की रचना है। विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, विष्णु शर्मा, यह याद रखना। आपके कभी कभी ना ये क्वेश्चन ना बड़ी क्लासेस में भी आ सकते हैं। जब आप किसी चीज के एग्जाम वगैरह देते हो ना तो वहां भी पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है। विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को भी गुप्त काल में रखा जाता है। पंचतंत्र विष्णु द्वारा लिखित है, गुप्त काल में रखा जाता है, मतलब गुप्त काल का माना जाता है। संस्कृत के प्रसिद्ध अमरकोश की रचना इसी काल की है। संस्कृत का जो प्रसिद्ध रचना जो है वो अमरकोश गुप्त काल की मानी जाती है। उसका रचयिता अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय की राजसभा के 9 रत्नों में से एक था। इस टॉपिक के अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आपको राइटर और उनके द्वारा लिखी गई जो कृतियां हैं उनको याद करना है। लेखक और उनके द्वारा रचित कृतियों को हमें सिर्फ याद करना है, उसी का मतलब साहित्य होता है। और गुप्त काल में काफी ज्यादा विकास हुआ तो बहुत ज्यादा लेखक भी रहे होंगे। देखो, चंद्रगोमी नामक बौद्ध भिक्षु ने चंद्र व्याकरण नामक ग्रंथ लिखा जो बहुत लोकप्रिय। यह बौद्ध भिक्षु था, और क्योंकि बौद्ध तो पहले
प्राकृतिक भाषा के समर्थक थे, लेकिन जो संस्कृत के प्रभाव को देखते हुए इन्होंने संस्कृत में भी अपना योगदान देना शुरू कर दिया था, जो हम आगे पढ़ चुके हैं। ईश्वर कृष्ण की प्रसिद्ध संख्या कारिका, जिसमें संख्या दर्शन से संबंधित ग्रंथ भी गुप्त युग की रचना है। ईश्वर कृष्ण की प्रसिद्ध संख्या कारिका भी गुप्त युग की रचना है, याद रखना। संस्कृत के कवियों एवं नाटककारों में सर्वश्रेष्ठ कालिदास को गुप्त काल में रखते हैं। कालिदास बहुत बड़े नाटककार और कवि थे, इन्हें गुप्त काल में रखा गया है। विद्वान जो हैं वे ये मानते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नौ रत्नों के चूड़ामणि थे कालिदास। जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, उसके जो दरबार में जो 9 रत्न थे, उनमें से एक कालिदास थे। कालिदास ने 4 काव्य ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश तथा कुमार संभव तथा 3 नाटकों मालविका अग्निमित्र, विक्रमवंशियम तथा अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की। आप ये यहाँ याद रखेंगे कालिदास के काव्य कौन से थे, और उन्होंने जो 3 नाटक लिखे थे वो भी याद रखना है। तो आप 3 नाटक याद रख सकते हैं, मालविका अग्निमित्र, विक्रमवंशियम तथा अभिज्ञान शकुंतलम। ये कालिदास के 3 नाटक थे, और 4 काव्य थे, ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश तथा कुमार संभव। याद हो क्या? याद हो जाएगा आपको, 1-2 बार आप करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इनमें से अभिज्ञान शकुंतलम संस्कृत साहित्य की ही नहीं, विश्व साहित्य की श्रेष्ठ कृतियों में से एक है। अभिज्ञान शकुंतलम संस्कृत साहित्य की मतलब बहुत बड़ी कृति नहीं है, बल्कि विश्व साहित्य, जो विश्व में जो साहित्य है उसके अंदर अभिज्ञान शकुंतलम की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है, श्रेष्ठ है। उसके बाद देखो विशाखा दत्त ये भी एक उस समय के लेखक रहे होंगे। विशाखा दत्त ने इस काल में 2 नाटकों की रचना की। नाटककार थे, लेखक नहीं, थोड़ी नाटककार। इन्होंने 2 नाटकों की रचना की, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। याद रखेंगे विशाखा दत्त जिन्होंने 2 नाटकों की रचना की थी गुप्त काल में, वो थे मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति, ये तो आपको अच्छे से याद ही होगा। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति तथा वात्स्य भट्ट द्वारा रचित मंदसौर प्रशस्ति का लेखक भी संस्कृत के प्रतिभा संपन्न कवि थे। यहाँ सीधी बात की गई है, जो हरिसेन थे और जो हरिसेन से प्रयाग प्रशस्ति और मंदसौर प्रशस्ति लेखक के जो लेखक थे, इनका भी बहुत ज्यादा सम्मान था संस्कृत के साहित्य में। गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में भी इस काल में बड़े विद्वान हुए। गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में भी इस काल में बड़े विद्वान हुए, जैसे आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त तथा भास्कर प्रथम। याद रखेंगे गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में जो अपना गुप्त काल में योगदान दिया, उनमें थे आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कर प्रथम। बौद्ध धर्म के अधिकांश दार्शनिक और विचारक इसी युग में हुए। यहाँ कहा गया है कि जो बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक और विचारक थे, वो ज्यादातर इसी युग के थे, यानी गुप्त काल के थे। असंग ये नाम है। असंग महायान धर्म का प्रखंड पंडित था। याद रखेंगे, असंग महायान धर्म का प्रखंड पंडित था। इसने महायान सूत्र, अलंकार, योगचार, भूमिशास्त्र आदि अनेक ग्रंथों की रचना की। इसके द्वारा आप जरूरी नहीं आप सारे याद करो, आपको जो अच्छा मतलब जो इजी याद जल्दी से याद हो जाए आप वो याद रखेंगे। असंग महायान धर्म का प्रखंड पंडित था। इसने महायान सूत्र, अलंकार, योगचार और भूमिशास्त्र आदि अनेक ग्रंथों की रचना की। वासुबंधु के अभिधर्म कोश में बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है कि यानी देखो यहाँ पर
हिंदू धर्म के जो लेखक थे वही रुचि नहीं दिखा रहे थे, जो बौद्ध धर्म थे, जैन धर्म थे, इन लोगों ने भी गुप्त काल में अपने साहित्य से का विकास किया। इन लोगों ने भी साहित्य के द्वारा ज्ञान विज्ञान की जो विकास था वो बहुत ज्यादा फैलाया। गुप्त काल के बौद्धिक विकास को देखने से प्रतीत होता है कि उस युग में प्रचलित शिक्षा पद्धति काफी अच्छी रही होगी। गुप्त काल में गुप्त काल के बौद्धिक विकास को देखने से प्रतीत होता है कि उस काल में शिक्षा पद्धति काफी अच्छी रही होगी, तभी तो साहित्य का विकास होगा। कोई अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो कैसे साहित्य का विकास हो सकता है। वहीं गुप्त काल में लोग पढ़े लिखे होंगे तभी साहित्य का विकास हुआ। इस शिक्षा पद्धति का गुप्त काल के बौद्धिक विकास को देखने से प्रतीत होता है कि उस युग में प्रचलित शिक्षा पद्धति काफी अच्छी रही होगी। जिस तरह से साहित्य का विकास हो रहा था, उसमें जो विद्वान थे वो अपनी रुचि दिखा रहे थे, और भी लोग जो जैसे अपनी साहित्यिक में रुचि दिखा रहे थे, उससे पता चलता है कि शिक्षा पद्धति गुप्त काल में बहुत अच्छी रही होगी। इस शिक्षा पद्धति का विस्तृत विवरण हमारे पास उपलब्ध नहीं है, कुछ संकेत अवश्य मिलते हैं कि जो शिक्षा पद्धति है उसका विवरण तो हमें नहीं मिलता, लेकिन कुछ संकेत मिले हैं। संकेत हमें कहाँ से मिलते हैं? अभिलेखों से। देखो, अभिलेखों के अनुसार शिक्षकों को आचार्य तथा अध्यापक कहते थे, और कभी कभी विद्वान ब्राह्मणों को भट्ट की उपाधि दी जाती थी। तो कभी कभी विद्वान ब्राह्मणों को भट्ट की उपाधि भी दी जाती थी। विद्वानों ब्राह्मणों एवं शिक्षकों को राज्य की ओर से गांव दान दिए जाते थे। इन लोगों को गांव दान दिए जाते थे, जिन्हें अग्रह कहा जाता था। ये अग्रह शिक्षा के केंद्र होते थे। ये अग्रह ऐसे नहीं दे दिया कि चलो मन किया दे दिया, नहीं, इन्हें शिक्षा का केंद्र बनाया जाता था। गुप्त काल के शासकों द्वारा दे दिए गए। अब उन्हें बोल दिया कि भाई ये आपको दे दिए, अब इन पे शिक्षा का केंद्र चला, मतलब शिक्षा के केंद्र खोले जाएंगे, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई का काम, मतलब शिक्षा दी जाएगी। ये अग्रह शिक्षा के केंद्र होते थे, जहां दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे, क्योंकि काफी अच्छी शिक्षा पद्धति चल रही थी, तो दूर दूर से जो विद्यार्थी थे वो पढ़ने आते थे। अध्ययन के विषय में 14 विद्याएं प्रमाणिक मानी जाती हैं। अध्ययन के समय में 14 प्रमाणिक विद्याएं मानी जाती हैं। इन 14 विद्याओं के अंतर्गत 4 वेद, 6 वेदांग, पुराण, मीमांसा, न्याय तथा धर्मशास्त्र की गणना की जाती थी। मतलब गुप्त काल में जो शिक्षा पद्धति चलाई जा रही थी उसके अंतर्गत 14 विद्याएं मिलती थी, जिसके अंदर हमें 4 वेद हो गए अपने, 6 वेदांग हो गए, पुराण हो गया, मीमांसा हो गया, न्याय तथा धर्मशास्त्र की गणना की जाती थी। इस काल के प्रमुख शिक्षा केंद्रों में काशी, मथुरा, अयोध्या और भल्लवी एवं पाटलिपुत्र थे। कि गुप्त काल में शिक्षा के केंद्र थे और वो जो प्रमुख थे उनमें काशी, मथुरा, अयोध्या, भल्लवी और पाटलिपुत्र थे। विद्या के प्राचीन केंद्र तक्षशिला, विद्या का जो प्राचीन मतलब पुराना जो शिक्षा का केंद्र था तक्षशिला की ख्याति इस समय बहुत कम हो गई थी। कि जो गुप्त काल मतलब आ गया, उससे थोड़े समय पहले जो तक्षशिला था वो विद्या का केंद्र रहा होगा, लेकिन जब गुप्त काल आया तो गुप्त काल में जो विद्या के केंद्र जो बने, शिक्षा के केंद्र जो बन गए थे वो तो मथुरा, काशी, अयोध्या, भल्लवी, पाटलिपुत्र। और तक्षशिला जो उस समय तक तक्षशिला की जो फेमस हुआ करता था अपनी शिक्षा के लिए, उस चीज में गिरावट आ गई, वो थोड़ा कम हो गया, उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो गई तक्षशिला की। लेकिन गुप्त काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। याद रखेंगे, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। सर्वप्रथम कुमार गुप्त ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और सबसे पहले कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया, और दान भी सबसे पहले कुमार गुप्त प्रथम ने दिया था, जो गुप्त वंश का शासक था। उसके बाद नालंदा को अनेक स्रोतों से समय समय पर दान मिलते रहे। इसके अलावा भी
राजा द्वारा दान दे दिया गया। इसके अलावा भी और स्रोत थे जिनके द्वारा इस विश्वविद्यालय को दान मिलता रहा। नालंदा विद्यापीठ में अनेक विषय पढ़ाए जाते थे और धीरे धीरे इसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि दूर दूर से देश और विदेश के विद्यार्थी वहां पहुंचने लगे। 5वीं शताब्दी के अंत तक ये प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बन चुका था कि ये उस समय गुप्त काल में नालंदा जो विश्वविद्यालय था ये इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि यहाँ पर दूर दूर से जो विद्यार्थी थे वो शिक्षा लेने आ रहे थे। 5वीं शताब्दी तक आते आते ये इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था 5वीं शताब्दी तक आते आते बहुत ज्यादा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।